हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को सॉल्व कर रहे थे और उसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने वन लाइनर करंट अफेयर, राष्ट्रीय घटना चक्र, अर्थ और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र और उसके साथ साथ जो है जो आर्थिकी करंट अफेयर है, इन सबको डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग इन 6 महीनों में जो भी चर्चित स्थल रहे हैं, व्यक्ति या फिर जो भी ऑपरेशंस अभियान हुए हैं या फिर से महत्वपूर्ण जो जिन संस्थाओं का या कमेटियों का जो गठन किया गया है, इन सबको जो है एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे जी। और यह जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि जो है आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये चर्चित स्थल है। सबसे पहले जो है हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। वायनाड नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत केरल के वायनाड शहर को अक्टूबर मंथ के लिए देश में पहला स्थान मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, यह अक्टूबर मंथ के लिए इसे देश में पहला स्थान मिला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन में निर्मित महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका जो निर्माण है वह 850 करोड़ रुपए की परियोजना से किया गया है और इसकी टोटल लंबाई है 900 मीटर से अधिक है और यह 108 बलुआ पत्थरों से तैयार स्तंभों से बनाया गया है। शीर्ष पर त्रिशूल डिजाइन किया गया है जिस पर भगवान शिव की मुद्रा है और यह कॉरिडोर जो है तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यह जो है जो उज्जैन का महाकालेश्वर कॉरिडोर है उससे संबंधित है, याद रखिएगा। मोढेरा 9 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा को भारत में 24 घंटे चलने वाला पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। यह इंपॉर्टेंट है। इसे जो है भारत का पहला 100 घंटे मतलब 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया गया है। मोढेरा जो है यह अपने सूर्य मंदिर संरक्षित प्राचीन स्थल के लिए प्रसिद्ध है जो पुष्पावती नदी पर स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे या किस नदी पर स्थित है। पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है और दिसंबर 2022 में मोढेरा के सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर के सांस्कृतिक स्थल के रूप में उसका जो अस्थायी सूची है उसमें जो है इसे शामिल किया गया था। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। दासपारा त्रिपुरा के चरीलम निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरी ब्राजापुर के दासपारा को 3 सितंबर 2022 को भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। इसे भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। नागालैंड अगस्त 2022 में 119 वर्ष बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। 1903 में दीमापुर के रूप में पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। 2022 में राज्य के सोखुबी में दूसरे स्टेशन को चालू किया गया है। असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहर लागून के बीच चलने वाला प्रतिदिन डोनीपोली एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को अब खोसुबी तक बढ़ाया गया है। वाराणसी 12 जुलाई 2022 को संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत के वाराणसी शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। एससीओ का सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी जो है आपके वाराणसी शहर को घोषित किया गया है। कोझिकोड केरल के कोझिकोड में एचडीएफसी बैंक ने 18 अगस्त 2022 को अपनी पहली महिला शाखा का संचालन प्रारंभ किया है केरल के कोझिकोड में। ओडिशा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य में हाल ही में दुर्लभ काले बाघ देखे गए हैं जिन्हें मेलेनिस्टिक बाघ भी कहा जाता है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा 29 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर दुर्लभ काले बाघ वाला वीडियो क्लिप जो है वह शेयर किया गया था। यह कहाँ मिला है? ओडिशा के जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर इसे देखा गया है। दीमा हसाओ असम के दीमा हसाओ में इस जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार जिसने घड़े अर्थात यह पाए गए हैं और इसके खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंध पर ध्यान आकृष्ट किया है। राखीगढ़ी हरियाणा के सैंधवकालीन पुरास्थल राखीगढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले 32 वर्षों में हो रही खुदाई के दौरान हाल ही में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे मिला है? आपके राखीगढ़ी में। और एएसआई की अब तक की सबसे बड़ी खोज है और इसे फैक्ट्री के साथ घरों की संरचना, एक रसोई परिसर के अवशेष भी मिले हैं। एएसआई के
अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले 2 महीने में राखी गढ़ी में हजारों मिट्टी के बर्तनों, शाही मुहर, बच्चों के खिलौने सहित कई चीज़ों की खोज की है, जो संभवतः यह विकास की ओर संकेत करता है, इसे सभ्यता के विकास की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट देखिए, चर्चित व्यक्ति राजेंद्र सिंह पवार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में हाल ही में NIIT के संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। यह इंपॉर्टेंट है। पवार जो है, इन्हें यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देव जोशी, भारतीय अभिनेता देव जोशी को उन 8 सदस्यीय दल में शामिल किया गया है जिन्हें 2023 में एलन मस्क के स्पेस एक्स द्वारा विकसित एक स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट में चंद्रमा के लिए उड़ान भरा था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब्देल फतह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी यह 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनाए गए हैं और इस पहली बार इस समारोह में अरब गणराज्य का कोई राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेगा। यह इंपॉर्टेंट है। अमित दास गुप्ता, 3 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अमित दास गुप्ता को ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों में उनकी भूमिका के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अर्थात जनरल डिवीजन में मानद सदस्यता के रूप में नियुक्त किया है। पवित्रा प्रभाकर, अमेरिका की कंसास यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर पवित्रा प्रभाकर को नकारात्मक यूजर अनुभवों को कम करने वाला टूल विकसित करने के लिए अमेजन रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस टूल का उपयोग मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम के यूजर अनुभव में व्यवधान पैदा करने वाले बदलावों को कम करने के लिए किया गया है। वेकी रामकृष्णन, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह भारतीय मूल के हैं रामकृष्णन, जिसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार ब्रिटेन के महाराजा या महारानी द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान है। इनका अगर जन्म पूछ ले तो वेकी रामकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के चिदम्बरम में हुआ था और ब्रिटेन जाने से पहले उन्होंने अमेरिका में शिक्षा पाई थी। 2009 में उन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 70 वर्षीय वेकी रामकृष्णन उन 6 व्यक्तियों में शामिल हैं जिनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गत सितंबर में निधन से पहले अपने ऐतिहासिक आदेश में उल्लेख किया था। सुमित आनंद, इनसाइट ग्रोथ पार्टनर के संस्थापक, इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की के अध्यक्ष सुमंत आनंद को नवंबर 2022 में फ्रांस के राजदूत द्वारा नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह फ्रांस का सम्मान है जिससे इन्हें सम्मानित किया गया है। श्लोक मुखर्जी, हाल ही में गूगल ने गूगल फॉर डबल 2022 प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा की है और इस वर्ष कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को उनके प्रेरक डूडल इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज शीर्षक से भारत के लिए विजेता घोषित किया गया है। और श्लोक जो है या श्लोक ने लिखा है कि अगले 25 वर्षों में मानवता की बेहतरीन के लिए भारत के वैज्ञानिक स्वदेशी इको फ्रेंडली रोबोट विकसित करेंगे। डोमिनिक लैपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय जैसे किताबों के कालजयी फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर का 5 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। 91 वर्ष की उम्र में डोमिनिक ने पेरिस में अंतिम सांस ली थी और भारत से विशेष लगाव को देखकर भारत सरकार ने 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो मतलब वो पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो यह जो है याद है, इम्पॉर्टेंट है। व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। यह भी इम्पोर्टेंट है। मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संरक्षक व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, इनका निधन जो है 83 वर्ष की अवस्था में 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के एक अस्पताल में हो गया। नेताजी के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव, इन्होंने 6 दशक के लंबे राजनीतिक करियर में 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए और 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। शेखर जोशी, हिंदी साहित्यकार श्री शेखर जोशी का 90 वर्ष की आयु में 4 अक्टूबर 2022 को गाजियाबाद में निधन हो गया।
मूलतः यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के श्री जोशी की अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित किए थे और इनके इनमें कोसी का घटवार 1958, साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, एक पेड़ की याद 2015, आदमी का डर 2011 आदि में शामिल थे। जे ईरानी स्टीलमैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात उद्यमी श्री जमशेदजी जीजी ईरानी, इनका 86 वर्ष की आयु में जमशेदपुर झारखंड में निधन हो गया। मेटलर्जी में परास्नातक और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त डॉक्टर ईरानी 1963 में शेफील्ड में ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर काम कर चुके हैं। तो यह इम्पोर्टेंट है। अभिजीत सेन, इसका यह जो है साथियों आप लोगों को बताने का मतलब यही है कि अगर इन व्यक्तियों से संबंधित भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग जो है गलत मत करिएगा, क्वेश्चन सही करके आइएगा, ठीक है। अभिजीत सेन, यह अर्थशास्त्री अभिसेन का जो 72 वर्ष की अवस्था में 29 अगस्त 2022 को निधन हो गया। 2004 से 2014 तक योजना आयोग के सदस्य रहे अभिजीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देश के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक थे। मैन ऑफ द होल, ब्राज़ील के वर्षावन में 26 वर्ष तक अकेले रहने वाला अपने जनजातीय कबीले का आखिरी व्यक्ति की हाल ही में मौत हो गई। मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का 30 अगस्त 2022 को 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने बिना खूनी संघर्ष के शीत युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। देवसहायम पिल्लई, 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देवसहायम पिल्लई के जन्म के 300 वर्ष बाद 15 मई 2022 को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि दी गई है और इनका जो संबंध है वह केरल से है। नेक्स्ट, प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने मई 2022 में माउंट कंचनजंगा पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में 10 मई 2022 को निधन हो गया। 84 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है। जम्मू में 1938 में जन्मे शिव कुमार 1956 में पहली बार फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए इन्होंने संगीत दिया था। बबीता सिंह, अप्रैल 2022 में सीनियर उद्यमी बबीता सिंह को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है। किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह 23 मार्च 2022 को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुनी गई हैं। नवीनतम नियुक्तियां देख लीजिए। गौरव द्विवेदी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी को नवंबर 2022 में प्रसार भारती के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार सिंह, बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार को नवंबर 2022 में भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादन कंपनी ओएनजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रमेश केजरीवाल को 11 नवंबर 2022 को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अरुण गोयल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल को 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। यह इंपॉर्टेंट है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है इन्होंने शपथ ली। शुभ्रकांत पांडा 3 नवंबर 2022 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की ने शुभ्रकांत को नया अध्यक्ष चुना है और इन्होंने संजीव मेहता के स्थान पर फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऋतुराज अवस्थी, 9 नवंबर 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनके साथ ही न्यायमूर्ति केटी शंकर, प्रोफेसर आनंद पालीवाल और प्रोफेसर डीपी वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और श्रीराम करुणानिधि को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। शेफाली जुनेजा, भारतीय राजस्व सेवा की 1992 बैच की अधिकारी शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO
विमान सुरक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया है और भारत को 12 वर्ष के अंतराल के बाद यह जिम्मेदारी मिली है। जुनेजा इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। भरत लाल, गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी भरत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG का हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है। संध्या देवनाथन, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष हाल ही में संध्या देवनाथन को नियुक्त किया है और संध्या देवनाथन जो है इस पद पर अपना कार्यभार 1 जनवरी 2023 को ग्रहण की हैं। विजेंद्र शर्मा को 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि राकेश भल्ला इसके उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। केवी साजी को 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? केवी साजी को, इम्पोर्टेंट है। और नाबार्ड में शामिल होने से पूर्व साजी ने केनरा बैंक में 26 वर्षों तक कार्य किया था। अरविंद विरमानी, भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है और इन्हें 2007 से लेकर के 2009 के बीच वित्त मंत्रालय में CEO के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। केवी सुरेश कुमार, 2 दिसंबर 2022 को परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केवी सुरेश कुमार ने 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए कलपक्कम तमिलनाडु में भारतीय नाभिकीय विद्युत लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। हरकिरत सिंह, कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रैमपटन शहर में हरकीत सिंह की नियुक्ति पहले पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर के रूप में की गई है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर, दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने चेन्नई स्थित मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट CMI में प्रोफेसर एमेरिटिस राजीव लक्ष्मण को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। हंसराज अहीर, पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मेघना अहलावत, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना अहलावत को 5 दिसंबर 2022 को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। एन चंद्रशेखरन, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को हाल ही में B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो पूरे G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और वह भारत की G20 समिट की अध्यक्षता के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करेंगे। तो यह इंपॉर्टेंट है। मृत्युंजय कुमार नारायण, गृह मंत्रालय की में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत मृत्युंजय कुमार को भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त अक्टूबर 2022 में नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता, निदेशक CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली के वेणुगोपाल अचंता को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। बाट और माप पर 27वां आम सम्मेलन जो है, इसकी बैठक 15 से 18 नवंबर 2022 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। साकेत डालमिया, PG इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रबंध निदेशक साकेत डालमिया ने सत्र 2022-23 के लिए उद्योग व्यापार जगत के संगठन PHDCCI के अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2022 में अपना कार्यभार ग्रहण किया। प्रताप पवार, मराठी अखबार सकल समूह के चेयरमैन प्रताप राव को सर्वसम्मति से 16 सितंबर 2022 को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है और इनकी नियुक्ति जो है 2022-23 सत्र के लिए की गई है। सत्येंद्र प्रकाश, जुलाई 2022 में सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इस पद पर उन्होंने जगदीप भटनागर का स्थान लिया है। सुरेश एन पटेल, इन्होंने 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के पद की शपथ लिया। इंपॉर्टेंट है। रुचिरा कंबोज, भारतीय विदेश सेवा की 1987 बैच की अधिकारी रुचिरा कंबोज ने 4 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। भी
इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने इस पद पर टीएस त्रिमूर्ति का स्थान लिया है। समीर वी कामत, प्रसिद्ध वैज्ञानिक समीर वी कामत को 25 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समीर वी कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। रंजीत रथ, 2 अगस्त 2022 को रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने जो है यह IOIL के यह पद ग्रहण करने वाले सबसे युवा अधिकारी होंगे। रविंदर टक्कर, वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंदर टक्कर को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। टक्कर ने 19 अगस्त 2022 को हिमांशु कपालिया की जगह यह पदभार जो है ग्रहण किया है। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक 2022 में नियुक्त किया गया है और इन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला का स्थान लिया है। अल्केश कुमार शर्मा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश को हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में नियुक्त किया है। 10 सदस्यीय इस पैनल में प्रौद्योगिकी पर गुटेरस के दूत अमनदीप सिंह गिल को भी इसमें शामिल किया गया है। दीपिका पादुकोण, दिसंबर 2022 में अमेरिकी फर्नीचर कंपनी पॉटरी बॉर्न ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इस कंपनी का भारत में स्थानीय साझेदार जो है कौन है, रिलायंस ब्रांड है। अब्दुल्ला अब्दुल समद दस्ती, 28 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कुवैत के सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल अब्दुल्ला अब्दुल को काला सागर अनाज पहल के यूएन समन्वयक नियुक्त किया है। काला सागर अनाज पहल के लिए यूएन समन्वयक नियुक्त किया है। एन्नारासु करुणेसन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक वैश्विक बंदरगाह मंच इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्ब्स ने भारत में अपना नेटवर्क विकसित करने के लिए एन्नारासु को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। एन्नारासु एक मैकेनिक इंजीनियर हैं जिनके पास समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र में 33 वर्षों का अनुभव है। अनुराग शर्मा, कनाडा के हैलिफैक्स में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में भारत के अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुराग शर्मा उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद है, या इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। एयर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लोरियोस, अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अर्जेंटीना के पाब्लोरियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्ला थम्बी को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया है। CSIR जो है यह देश भर के 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संघ है। इंदरमित गिल, भारतीय अर्थशास्त्री इंदरमित गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है और इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हुई। इस पद पर नियुक्त होने वाले गिल दूसरे भारतीय हैं। इससे पूर्व कौशिक बासु को 2012 से 16 तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। रंजना प्रसाद देसाई, उच्चतम न्यायालय की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई को 3 जून 2022 को भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है और इन्होंने चंद्रमौली का स्थान लिया है। आदिल सुमरीवाला, भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में आदिल सुमरीवाल को भारतीय ओलंपिक संघ का अंतरिम अध्यक्ष चुना है। इन्होंने नरेंद्र ध्रुव बत्रा का स्थान लिया है जिन्होंने 18 जुलाई को अपना पद त्यागपत्र दे दिया था। महेंद्र एन शाह, 24 अगस्त 2022 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDPC ने महेंद्र एन शाह को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक रहेगा। डॉक्टर देवाशीष मोहंतो, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर देवाशीष मोहंतो को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया है। अल्केश कुमार शर्मा, वरिष्ठ IAS अधिकारी अल्केश कुमार को अगस्त
2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने इंटरनेट गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय पैनल में भारतीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। राजीव कुमार को भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और यह 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जिन्होंने 14 मई 2022 को सुशील चंद्रा की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है, इंपॉर्टेंट है। पुष्प कुमार जोशी को मई 2022 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मनोज सोनी महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष 5 अप्रैल 2022 को नियुक्त किया गया है। जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल 2022 को जनरल मनोज पांडे ने मनोज मुकुंद नरवणे से 29वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, इंपॉर्टेंट है। आज सुमन के बेरी 22 अप्रैल 2022 को सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुमन के बेरी ने 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। AK सूद भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में AK सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया और उन्होंने प्रोफेसर के विजय राघवन का स्थान लिया है। अब ऑपरेशन अभियान देख लीजिए। काजिंद 2022 भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन 15 से 28 दिसंबर 2022 के बीच उमरोई मेघालय में किया गया था। इसमें कजाकिस्तान की ओर से दक्षिण क्षेत्रीय कमान के सैनिक तथा भारतीय सेना की ओर से 11 गोरखा राइफल के जवानों ने हिस्सा लिया था। गरुड़ शक्ति 2022 भारत और इंडोनेशिया के विशेष बलों द्वारा 13 दिवसीय गरुड़ शक्ति 2022 का आयोजन इंडोनेशिया के संगगाबुआन प्रशिक्षण केंद्र कारवांग में आयोजित किया गया था और इस अभ्यास का 8वां संस्करण था। इस अभ्यास का उद्देश्य था दोनों देशों के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना। टाइगर ट्रम्प अभ्यास यह भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत 18 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच विशाखापट्टनम में मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया गया था। भारत के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। IMT त्रिलाट 27 से 29 अक्टूबर 2022 के बीच भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया इन तीनों सेनाओं के बीच IMT त्रिलाट नाम से सैन्य अभ्यास डार एस सलाम तंजानिया में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए इसमें जो है IMT I से इंडिया हो गया, M से मोजाम्बिक हो गया और T से तंजानिया हो गया। तो यह जो है आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर ये याद है तो उससे भी आप लोग मिला सकते हैं। इब्सा मार 7 2022 भारत और ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीकी सेनाओं के बीच यह एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है जिसके 7वां संस्करण 10 से 12 अक्टूबर 2022 के बीच पोर्ट गेब्रेहा जो पोर्ट एलिजाबेथ जिसे कहा जाता है, यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था संयुक्त अभियान, गत प्रशिक्षण, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना और सामान्य समुद्री खतरों को दूर करना। INSV तारड़ी केप टू रियो रेस के लिए रवाना। भारतीय नौसेना की सेल बोट INSV तारड़ी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका की अभियान के लिए रवाना हो गई है। इस महासागर नौकायान दौड़ को 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसका समापन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में होगा। दौड़ सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है और यह अभियान 2 महिला अधिकारियों सहित 5 अधिकारियों के एक भारतीय नौसैनिक दल द्वारा चलाया जा रहा है। केप टाउन, रियो डी जेनेरियो सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से यह एक है। इस ट्रांस समुद्री यात्रा में 5-6 महीने की अवधि में चालक दल को भारतीय अटलांटिक और दक्षिणी महासागर के चरम मौसम और खराब समुद्री परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस अभियान के दौरान गोवा से रियो डी जेनेरियो के लिए केप टाउन और वापस जाने के दौरान INSV
तारड़ी लगभग 17,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगी। यह जो है 2017 में नाविक सागर परिक्रमा नामक ऐतिहासिक अभियान में पूरी आईएनएसवी तारड़ी जो है 2017 में नाविका सागर परिक्रमा नामक ऐतिहासिक अभियान में अपनी पूरी महिला अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में भ्रमण करने के लिए भी जानी जाती थी। गरुड़ 7 भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना इसके अंतरिक्ष बलों के बीच राजस्थान में स्थित जोधपुर वायुसेना बेस में 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, गरुड़ 7 के नाम से। सिम्बेक्स 2022 यह भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 29वें संस्करण का आयोजन भारत में किया गया। सी विजिल 2022 सी विजिल 22 या सी विजिल 2022 यह 15 और 16 नवंबर 2022 को भारतीय नौसेना द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज सी विजिल 2022 का आयोजन किया गया था। यह अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास का तीसरा संस्करण था। पिछला संस्करण जनवरी 2021 में आयोजित किया गया था। आस्ट्रा हिंद 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। आस्ट्रा हिंद 2022 जो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया। अग्नियोद्धा वॉरियर 2022 भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अग्नियोद्धा अभ्यास इसके 12वें संस्करण का आयोजन 13 नवंबर से 30 नवंबर 2022 के बीच फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं की आर्टिलरी शाखा द्वारा संयुक्त मारक क्षमता योजना निष्पादन और नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग किया गया। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2022 भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2022 का आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच पुलाई कलुआंग मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। मालाबार 2022 8 से 15 नवंबर 2022 के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार इसके 26वें संस्करण का आयोजन जापान के साउथ ऑफ कंटो में आयोजित किया गया। इस अभ्यास की मेजबानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया। इसके अलावा इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिस्सा लिया था। संगम अभ्यास दिसंबर 2022 में संगम सैन्य अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन जो भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच गोवा में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के मार्कोस और अमेरिका नेवी सील के हिस्सा लिया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है। भारतीय नौसेना ने प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने 12 नवंबर 2022 को समुद्र में 150 किलोमीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ओएनजीसी के मंच पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा में संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रस्थान नामक अभ्यास का आयोजन किया। नसीम अल बहर 2022 भारतीय नौसेना और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन 19 से 24 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर आयोजित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। शत्रुनाश 2022 भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया। इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्ध अभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से उद्देश्य फायरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया था। पिच ब्लैक 2022 रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के नेतृत्व में इसका आयोजन 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया के डरबिन वायुसेना के बैड्रोसा फील्ड ट्रेनिंग एरिया और डेलामेरे एयर वेपन्स में किया गया। अल-नजाह फोर्थ भारत और ओमान की सेनाओं के बीच 18 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक राजस्थान के पोखरण रेंज के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अल-नजाह फोर्थ नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। गगन स्ट्राइक भारतीय सेना के पराक्रम और कौशल के प्रदर्शन हेतु
खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब के पटियाला में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक में सितंबर 2022 में हिस्सा लिया था। इसका आयोजन पंजाब में किया गया था। एक्स विनवैक्स 2022 भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनवैक्स 2022 का आयोजन भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में 1 से 20 अगस्त 2022 के बीच किया गया। इस अभ्यास में दोनों देशों की थल सेनाओं ने हिस्सा लिया था और यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेना के इंजीनियर और चिकित्सा टीमों की तैनाती पर केंद्रित था। MPX 2022 भारत और फ्रांस MPX 2022 भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच 29-30 जुलाई 2022 को आपसी तालमेल के परीक्षण हेतु उत्तरी अटलांटिक महासागर में नौसैनिक अभ्यास MPX कूट नाम से किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज INS तरकस और फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर FAS सोम्मे ने हिस्सा लिया था और समुद्री निगरानी विमान फॉल्कन 15 के साथ संयुक्त हवाई संचालन भी किया गया था। एक्स स्काई लाइट भारतीय नौसेना ने जुलाई 2022 की अंतिम सप्ताह में एक्स स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य किसी विरोधी के हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना। भारतीय सेना जो है यह 2025 तक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपना मल्टी बैंड समर्पित उपग्रह रखने की तैयारी कर रहा है। सेना को समर्पित GSAT-7B उपग्रह अपनी तरह का पहला स्वदेशी मल्टीबैंड उपग्रह है, जिसे उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ बनाया गया है। ऑपरेशन वज्रप्रहार 2022 भारत और अमेरिका की संयुक्त विशेष बलों द्वारा वज्रप्रहार 2022 युद्धाभ्यास के 13वें संस्करण का आयोजन 8 अगस्त से 29 अगस्त 2022 के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में किया गया। उदार शक्ति भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेनाओं के बीच अगस्त 2022 में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के अवसरों में वृद्धि करना। भारतीय वायुसेना की ओर से इस अभ्यास में Su-30 MKI C-17 विमान ने हिस्सा लिया था। खान क्वेस्ट 2022 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की हिस्सेदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में 6 से 19 जून 2022 को संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स की एक टुकड़ी ने किया था। 28वां रिमपैक 2022 विश्व के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक रिमपैक में भारत भी इस वर्ष शामिल हुआ। अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में 26 देशों का यह द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर 29 जून 2022 को शुरू किया गया था। सी गार्जियन 2 चीन और पाकिस्तानी नौसेनाओं के बीच 10 से 13 जुलाई 2022 को संघाई के निकट एक सैन्य बंदरगाह बुसोंग पर यह नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। युद्ध अभ्यास डिफेंडर यूरोप स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 उत्तरी अटलांटिक संधि अर्थात नाटो के 20 देशों का संयुक्त युद्ध अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 इन दोनों का आयोजन किया जा रहा है और यह अभ्यास 1 से 27 मई तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास पोलैंड समेत यूरोप के 8 देशों में आयोजित किया जाएगा। नेट पोलरेक्स 7 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषित प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 7 के 8वें संस्करण का आयोजन गोवा के मोरमुगोवा बंदरगाह पर किया गया। कृपाण शक्ति अप्रैल 2022 में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडर ने किया था। नेक्स्ट योजना परियोजना वाला सेक्शन देख लीजिए। नमामि गंगा परियोजना दुनिया का 10 प्रमुख पहलों में शामिल भारत सरकार द्वारा 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया नमामि गंगा परियोजना पहल को संयुक्त राष्ट्र के प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक रूप में मान्यता दिया गया है।
नमामि गंगा के महानिदेशक श्रीजी अशोक कुमार ने 14 दिसंबर 2022 को विश्व बहाली दिवस के अवसर पर मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकार के 15वें सम्मेलन में आयोजित एक समारोह में इन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने पहले भी ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस 3 द्वारा ग्लोबल वाटर अवार्ड 2019 में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुका है, तो यह भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के रूप में नामित किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 15 दिसंबर 2022 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री कौशल के काम कार्यक्रम PMKK को अब प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना के नाम से जाना जाएगा। युवा 2.0 योजना 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित कर देश में लेखकों की ऐसी धारा विकसित करने जो भारतीय विरासत, संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देते हुए विभिन्न विषयों पर लिख सके, उनके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना का शुरुआत किया है और 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी, यह मिशन विशेषज्ञ गुजरात में स्मार्ट कक्षाओं व कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा राज्य में स्कूल के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इन आवर लाइफ टाइम अभियान, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तहत प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय ने संयुक्त रूप से इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत किया है। यह अभियान 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली के संदेहवाहक बनने के लिए मान्यता देता है और इस अभियान को COP27 के दौरान शर्म अल शेख में इंडिया पवेलियन में लॉन्च किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन, उपर्युक्त योजना को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को दी गई थी, जिसके तहत 6,600 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का समयावधि 2022-23 से लेकर के 25-26 तक होगी। 15वीं वित्त आयोग की शेष 4 वर्ष की अवधि हेतु तक यह जारी रहेगी। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान लॉन्च किया गया है। डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। पेशा अधिनियम, आदिवासी आबादी के शोषण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेशा एक्ट को हाल ही में लागू किया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की औपचारिक घोषणा बिरसा मुंडा के जन्मदिन को मनाए जाने के उपलक्ष्य में अर्थात जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया। मिशन वात्सल्य, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 से केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य पूर्ववर्ती नाम एकीकृत, पहले जो है कि इसका नाम था एकीकृत बाल संरक्षण योजना, जिसे 2017 में बाल संरक्षण सेवा योजना नाम दिया गया। 2021-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में इसे नामित किया गया है। 2021-22 में इसे का नाम बदल करके मिशन वात्सल्य रख दिया गया है और इस योजना को लागू करने को लेकर के राज्य को दिशा निर्देश 5 जुलाई 2022 को जारी कर दिया गया था। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालेबाजारी को रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में 2 अक्टूबर 2022 से लागू कर दिया है। PM श्री योजना, 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई पहल की घोषणा की, जिसके तहत इस योजना को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इस्माइल 75, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा अगस्त 2022 में आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु इस्माइल 75 पहल की शुरुआत की गई है। भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना से इस्माइल 75 इनिशिएटिव नामक इस्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज के अंतर्गत 75 नगर निगमों की पहचान भिक्षावृत्ति के काम में
लगे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास परियोजना लागू करने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि हमारे शहरों, कस्बों, नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना है और विभिन्न हितधारकों के समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना है। निपुण परियोजना 20 जून 2022 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नामक एक नई अभिनव परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए कार्य करना है। नेक्स्ट देखिए योजना आयोग और समितियों वाला सेक्शन। राधा कृष्णन समिति 4 नवंबर 2022 को डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को मंजूरी करने देने के लिए एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के परिकल्पित राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए इसका गठन किया गया है। अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति का गठन। सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य है उचित वैश्विक व्यवहार को अपनाकर वर्तमान नियमों को सरल और मजबूत बनाना। 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। सेबी ने सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI और सामाजिक शेयर बाजार से संबंधित अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। और सेबी ने अपनी FPI सलाहकार समिति में फेरबदल करते हुए कहा है कि पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया अब 16 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। KG बालाकृष्णन समिति धर्मांतरण कर चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन सरकार ने अक्टूबर 2022 में किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। सुब्रमण्यम समिति 5 अगस्त 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें इसके 14 और इसमें अन्य 14 सदस्य भी शामिल हैं। द्वितीयक इस्पात पर सलाहकार समिति 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में द्वितीयक इस्पात सलाहकार समिति का गठन किया गया है, क्योंकि देश में द्वितीयक इस्पात के उत्पादन में निरंतर कमी देखी जा रही है, जिसको सॉल्व करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। MSP को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और समिति में अन्य सदस्यों की संख्या 26 है। KV कामत समिति 16 जून 2022 को सेबी द्वारा हाइब्रिड प्रतिभूति पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट के अध्यक्ष KV कामत की अध्यक्षता में गठन किया गया और इसमें अन्य सदस्यों की संख्या 20 है। सुरेश प्रभु समिति केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। समिति में देश के विभिन्न हिस्सों से 47 सदस्य शामिल होंगे और नई राष्ट्रीय सहयोग नीति प्रधानमंत्री मोदी की सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए बनाई जा रही है। सहकार से समृद्धि का जो विजन है उसको साकार करने के लिए बनाया जा रहा है। मरम्मत के अधिकार पर पैनल का गठन। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सचिव निधि खत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट देखिए प्रदर्शन, सम्मेलन, मेले और त्यौहार वगैरह। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 और 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में आयोजित किया। और इस वर्ष UHSC दिवस की थीम है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। यह इसकी थीम है। छठा आयुष कॉन्क्लेव 2022 23 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में छठे भारतीय
उद्योग परिसंघ CII आयुष कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022। 10 से 14 अक्टूबर 2022 के बीच भारत के हैदराबाद में दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इस कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा आयोजित इस कांग्रेस की थीम थी जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। यह जो है इसकी थीम थी। कनाडा में बायोडाइवर्सिटी पर सम्मेलन। कनाडा के मॉन्ट्रियल में बायोडाइवर्सिटी पर दुनिया के 195 देशों का 15वां सम्मेलन 7 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया। COP15 वर्ष 2022 में चीन के कुनमिंग में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण सम्मेलन का एक हिस्सा हो सका और यह सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया। हालांकि इसकी अध्यक्षता जो है वह चीन द्वारा ही की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का 18वां संस्करण टेलीमेडिकॉन 2022। टेलीमेडिकॉन 2022 सम्मेलन का आयोजन टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 10 नवंबर से 12 नवंबर 2022 के बीच केरल राज्य के सहयोग से किया गया। सम्मेलन कोच्चि के अमृता अस्पताल में आयोजित किया गया था और इसकी थीम थी सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से प्रणालियों को मजबूत करना। नो मनी फॉर टेरर, आतंक के लिए कोई वित्त नहीं, सम्मेलन 2022। तीसरा मंत्रिस्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन इस साल 18 और 19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य था आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए मंच तैयार करना। इस सम्मेलन में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 75 देशों और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। वर्ल्ड डेयरी समिट 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच नई दिल्ली में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2025 तक भारत 100% पशुओं को मुंहपका, खुरपका और ब्रिसलोसिस की वैक्सीन लगाएगा। यह जो है इसी घोषणा की गई है 2050 तक। यह समिट वैश्विक डेयरी क्षेत्र की एक वार्षिक बैठक है जिसमें दुनिया भर से लगभग 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और इसकी थीम थी आजीविका और पोषण के लिए डेयरी। भारत में इसके पूर्व 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की थी, तो 1974 के बाद यह दूसरी बार 2022 में किया है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। 25 से 27 अगस्त 2022 के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल सेक्टर्स। यह जो है इसकी थीम थी। स्टॉकहोम +50 सम्मेलन 2022। 2 से 3 जून को स्टॉकहोम का आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया। यह मानव पर्यावरण पर 1972 के संयुक्त राष्ट्र UN सम्मेलन अर्थात स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी इसे जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मेजबानी में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक 2022। 24 अगस्त 2022 को शंघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक है वह उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022। 29 अगस्त 2022 को वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी का पहला संस्करण दुबई में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि होम्योपैथी चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की इस होम्योपैथी की प्रणाली को शिक्षित करना और बढ़ावा देना। पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में 10 से 11 सितंबर 2022 को पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022।
यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 12 सितंबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन पोत पतन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था। विश्व कार्य शिखर सम्मेलन 2022 10 जून 2022 को ILO द्वारा जेनेवा में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। इसकी थीम थी कई वैश्विक संकटों से निपटना, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति और लचीलापन को बढ़ावा देना। बायो एशिया 2023 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया जाएगा। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीव विज्ञान मंच है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसका जो मुख्य विषय है वह एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द कनेक्ट जनरेशन ह्यूमन इज हेल्थ केयर। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के तहत संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन शिमला में 16 से 18 जून 2022 के मध्य किया गया। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय COP15 2022 में आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइवरी कोस्ट डी आइवर, पश्चिमी अफ्रीका के एबिजॉन शहर में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 के सत्र को संबोधित किया। यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन 9 मई से 20 मई के बीच किया गया था और COP15 का थीम था लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम सोसाइटी टू प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी टू प्रॉस्पेरिटी। यह जो है इसकी थीम थी। COP14 जो है इसकी मेज़बानी भारत ने की थी और यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जबकि यह जो है साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। तो पूछ सकता है, याद रखिएगा। 48वां अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह ने 22 अप्रैल 2022 को भोपाल, मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 मई तक पुणे में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला देखिए, देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के छात्रों द्वारा बनाया गया। यहाँ के छात्रों ने 28 नवंबर 2022 को देश के पहले इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार को लॉन्च किया है। कार RF23 को पूरी तरह से छात्रों के समूह टीम रफ्तार ने बनाया है, जिसकी डिजाइन, निर्माण और परीक्षण में लगभग 1 वर्ष का समय लगा है। IIT जोधपुर ने खोजा शुद्ध हाइड्रोजन बनाने की तकनीक। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से उच्च शुद्धता वाला हाइड्रोजन बनाने की तकनीक का विकास किया है। सिंधुजा फर्स्ट ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, महासागर तरंग ऊर्जा परिवर्तन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करेगा। यह इंपॉर्टेंट है। इसका परीक्षण नवंबर 2022 के दूसरे सप्ताह के दौरान सफलतापूर्वक किया गया और इस उत्पाद को सिंधुजा फर्स्ट नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया। भारत के पहले 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया का विकास हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा मानव दाता कॉर्नियल उत्तक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया को विकसित किया गया है, जिसका परीक्षण अगस्त 2022 में खरगोश पर किया गया, जहां एक खरगोश की आंखों में इसका प्रत्यारोपण किया गया था। रोशनी। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा एक लालटेन विकसित किया गया है। यह भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन है, जिसे रोशनी नाम दिया गया है। दुनिया का पहला उड़ने वाला बाइक। जापान ने दुनिया के पहले उड़ने वाले बाइक का विकास किया है।
15 सितंबर 2022 को अमेरिका में एक ऑटो शो के दौरान इसने उड़ान भरा था। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन BA फर्स्ट पर प्रभावी वैक्सीन को मंजूरी। 15 अगस्त 2022 को ब्रिटेन ने कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन BA फर्स्ट पर प्रभाव पूर्ण वैक्सीन बिवालेंट को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने विकसित किया है। फ्यूल फ्लिप एनर्जी ने विकसित किया भारत का पहला एयर गैस मिक्सर। फ्यूल फ्लिप एनर्जी एयर गैस मिक्सर का निर्माण करने वाला पहला कंपनी है और यह एक ऐसा उत्पाद है जो वर्षों से अधिक समय से दोहरे ईंधन प्रणालियों के उपयोग और स्थापना के साथ पूर्ण अनुसंधान और विकास के बाद भारत में बना है। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया। यह कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के सहयोग से राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देख लीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल के नाम पर तारे का नाम। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नामकरण किया गया है। याद रखिएगा, पूछ सकता है। इस तारे का जो पंजीकरण संख्या है वह CX 16408 US है, जिसे प्रातः 4:12 पर पूर्व दिशा में देखा जा सकता है। श्रीहरिकोटा में देश का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में 28 नवंबर 2022 को एक नए युग की शुरुआत हुई, जब स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में देश का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र को स्थापित किया। नासा का आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन पर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन 11 दिसंबर 2022 को पूरा हो गया। इस दिन रात 11:10 पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने 14 लाख मील की चंद्र यात्रा पूरी करके मैक्सिको के ग्वाडालूप द्वीप के पास प्रशांत महासागर में लैंड हुआ। साउंडिंग रॉकेट RH-200 का सफल प्रक्षेपण। इसरो ने अपने बहुउपयोगी साउंडिंग रॉकेट RH-200 का 23 नवंबर 2022 को थुम्बा तिरुवनंतपुरम से सफल प्रक्षेपण किया। RH-200 ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से सफल उड़ान भरी। मौसम विज्ञान, खगोल वैज्ञानिक और अंतरिक्ष भौतिकी की इस तरह की शाखाओं पर प्रयोग करने के लिए भारतीय साउंडिंग रॉकेट का उपयोग विशेषाधिकार प्राप्त उपकरण के रूप में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रेशर चैम्बर टेस्ट सफल। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के प्ररोदन अनुसंधान IPRC ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रेशर चैम्बर टेस्ट 9 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक आयोजित किया। पहली बार इसरो ने निजी प्रक्षेपण यान के लिए रॉकेट प्रणाली की आपूर्ति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार देश में निर्मित निजी प्रक्षेपण यान की मदद के लिए रॉकेट प्रणाली की आपूर्ति की है। इसरो ने अपनी उड़ान टर्मिनेशन प्रणाली की आपूर्ति 7 नवंबर 2022 को चेन्नई स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस को प्रदान किया था। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित अग्निलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का 4 नवंबर 2022 को इसरो के प्रमुख केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। नासा का सेंटिनल 6B मिशन। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथोर्न कैलिफोर्निया यूएस के एलन मस्क की स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी स्पेसएक्स को हाल ही में लगभग 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सेंटिनल 6B मिशन के लिए
लॉन्च सेवाओं का अनुबंध प्रदान किया है। इसरो द्वारा लेड तकनीकी का सफल परीक्षण। 3 सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिस्प्लेरेटर तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो खर्च चरण वसूली में आने वाली लागत को प्रभावी रूप से कम कर सकता है और अन्य ग्रहों पर सुरक्षित रूप से पेलोड लैंडिंग में सहायता कर सकता है। और चंद्रयान सेकेंड की फेलियर के बाद जो है यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चंद्रमा का एक नया भूवैज्ञानिक मानचित्र। हाल ही में चीन द्वारा चंद्रमा का एक नया व्यापक भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है। यह चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा मानचित्र है। भूवैज्ञानिक मानचित्र के कारण चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्वेषण और लैंडिंग साइट चयन में महत्वपूर्ण योगदान देने से महत्वपूर्ण जो है इससे सहायता मिलेगा। और चीनी वैज्ञानिकों ने चांग ई प्रोजेक्ट नामक चीनी चंद्र अन्वेषण परियोजना के आंकड़ों के आधार पर उच्च रिजोल्यूशन स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया है। चांग ई प्रोजेक्ट। चीन ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नामक खनिज की खोज की है। चीन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की है। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसने यह सफलता प्राप्त की है। चीन परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डोंग बाओतोंग ने 9 सितंबर 2022 को बताया कि नए खनिज का नाम चेंज साइट वाई है। रूस द्वारा ईरान के खयाम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। रूस ने दक्षिण कजाकिस्तान के बाइकोनूर से एक ईरानी उपग्रह को 9 अगस्त 2022 को लॉन्च किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार खयाम उपग्रह को कजाकिस्तान के कोस्मोड्रोम से एक रूसी सोयूज रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण। संचार उपग्रह GSAT-24 यूरोपीय स्पेस कंपनी एरियन स्पेस के रॉकेट के प्रक्षेपण के एक सप्ताह के भीतर इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की एक निचली कक्षा में सफलतापूर्वक 30 जून 2022 को स्थापित किया गया है। और यह जो है इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के दूसरे समर्पित वाणिज्यिक मिशन के तहत अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाले सिंगापुर के इन उपग्रहों को, जिसमें से 365 किलोग्राम वजन का DSEO 155 किलोग्राम का और न्यू सार जो है 2.8 किलोग्राम का स्कूब है, और इन्हें जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से वो प्रक्षेपित किया गया है। संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण 23 जून 2022 को किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस ने भारत और मलेशिया के 2 संचार उपग्रहों को उनकी भू स्थिर कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्णतः निजी उड़ान। अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में एक नए अध्ययन की शुरुआत अप्रैल 2022 में उस समय हुई जब 4 यात्रियों ने पूर्णतः निजी अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 15 दिन तक प्रवास किया। अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित एरोस्पेस फर्म एक्जियोम मिशन फर्स्ट के तहत ड्रैगन क्रू में सवार 4 यात्रियों ने स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर में ISA के लिए उड़ान 8 अप्रैल 2022 को भरी थी। इसमें पूछ सकता है कि कौन कौन शामिल थे, तो इसमें अमेरिका के प्रौद्योगिकी उद्यमी लैरी कॉनेर थे, कनाडा के कारोबारी मार्क पैथी, इजराइल के एटन स्टीबे शामिल थे। इन तीनों ने इस यात्रा के लिए भुगतान किया था। और उड़ान में चौथे यात्री नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री एक्जियोम के उपाध्यक्ष माइकल लोपेज एलेग्रिया थे। बैलिस्टिक रक्षा प्रतिरक्षा क्षेत्र वाला देख लीजिए करंट अफेयर। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल प्रक्षेपण। 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया, जिसका मारक क्षमता जो है दूरी 5500 किलोमीटर है। और इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में और वृद्धि अक्टूबर 2022 में उस समय हुई जब स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH उसके बेड़े में शामिल कर दिया गया। इसका विकास जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इनकी ज़बरदस्त मारक क्षमता को देखते हुए इसे प्रचंड नाम दिया गया है।
स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। सामरिक क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता भारत ने अक्टूबर 2022 में उस समय प्राप्त की जब देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। अक्टूबर 2022 में डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसकी जो मारक क्षमता है, यह मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग स्थानों पर विभिन्न युद्धक सामग्री आयुधों को पहुंचाने में सक्षम है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम अपनी मारक क्षमता में तीव्र वृद्धि के लिए भारतीय वायुसेना ने अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित इस एयर टू सरफेस, यह याद रखिएगा, एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसको प्राप्त करने के लिए 14,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव मेक इन इंडिया पहल के तहत वायुसेना ने सरकार को दिया था। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण। 23 नवंबर 2022 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया है। प्रक्षेपण जो है यह अग्नि मिसाइल श्रृंखला की तीसरी मिसाइल है जो 16 मीटर लंबी, इसका वजन 48 टन है और इसकी जो रेंज है वह 3000 किलोमीटर से अधिक है और 1.5 टन से अधिक का पेलोड ले जाने में यह सक्षम है। इस युद्धपोत को मिलने से भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में समुद्री शक्ति कई गुना बढ़ेगी। 163 मीटर लंबी 17 मीटर चौड़ा युद्धपोत पूरी तरह से लैंड होने पर 7400 टन को विस्थापित कर सकता है। देश की पहली एंटी सबमरीन कॉवेंट आईएनएस अर्नला को लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने तमिलनाडु के कट्टुपल्ली चेन्नई में स्थित लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड में एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट जहाज आईएनएस अर्नला को लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना के लिए ऐसे 15 और जंगी जहाज बनाए जाएंगे। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल द्वारा बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है 77.6 है, चौड़ाई 10.5। आईएनएस अर्नला को इंटेलिजेंट मैरीटाइम ऑपरेशन करने के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज 1800 नॉटिकल माइल्स है। 3334 किलोमीटर माइल्स यानी 3334 किलोमीटर, 1800 नॉटिकल माइल्स या 3334 किलोमीटर इसकी रेंज है। 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर नौसेना को सौंप दी गई है। 20 दिसंबर 2022 को 5वीं स्कॉर्पियन वर्ग की पारंपरिक पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 की वागीर कलवरी क्लास की पनडुब्बी जिसे मझगांव शिप बिल्डर्स मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। विध्वंसक पोत मोरमुगोवा नौसेना में शामिल हो गया है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज आईएनएस मोरमुगोवा को 18 दिसंबर 2022 को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में आधुनिक सेंसर और रडार से युक्त इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर एंटी फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण। भारत के डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर एडी फर्स्ट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 नवंबर 2022 को किया। सर्वेक्षण पोत इच्छक को लॉन्च किया गया है। समुद्र की निगरानी के लिए बनाए गए सर्वेक्षण पोत इच्छक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में नौसेना द्वारा 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। इससे नौसेना की निगरानी क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। पोत इच्छक का शाब्दिक अर्थ गाइड इस श्रेणी का पहला पोत संध्यापक है जो 5 दिसंबर 2021 को GRSI कोलकाता में लॉन्च किया गया था। यूएस एयरफोर्स ने स्टील्थ बॉम्बर B-20 फर्स्ट रेडार का अनावरण किया है। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने अपनी नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-20 फर्स्ट रेडर का 2 सितंबर 2022 को कैलिफोर्निया के मामडेल में अनावरण किया, जो दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का विमान है। इसकी तकनीकी नॉर्थरॉप गुरम्मन
द्वारा विकसित किया गया है और इसे कई वर्षों से अमेरिकी गोपनीय तरीके से विकसित कर रहे थे। इसकी जो कीमत है वह 700 मिलियन होगी। इसकी कीमत 700 मिलियन डॉलर है और यह परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के डूलिटल छापे के सम्मान में रखा गया है। दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा बॉम्बर अभी तक नहीं है। ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम के तहत दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन का निर्माण। दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने के लिए ब्रिटेन ने 9 दिसंबर 2022 को जापान और इटली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। छठी पीढ़ी का यह फाइटर जेट उनके विरोधी चीन और रूस के मजबूत लड़ाके विमानों से कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। कैबिनेट ने एलसीए तेजस मार्क 2 के मल्टी रोल फाइटर जेट विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एलसीए तेजस मार्क 2 मल्टी रोल फाइटर जेट विकसित करने की परियोजना को 2 सितंबर 2022 को मंजूरी दे दी है, जिसे 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा। यह लड़ाकू विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। तेजस का जो निर्माण है, युद्धपोत तारांकित का जलावतरण। भारतीय नौसेना ने परियोजना 17A के तहत बने तीसरे स्टील्थ युद्धपोत तारांगिरी का 11 सितंबर 2022 को मुंबई से जलावतरण किया। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स इसने एक बयान में कहा है कि युद्धपोत एक एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग कर बनाया गया है, यानी जहाज के हिस्से का निर्माण अलग अलग स्थानों पर हुआ है, फिर एक जगह लाकर इसे असेंबल किया गया है। इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस डिजाइन संगठन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। भारत का पहला पायलट रहित ड्रोन वरुण का जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करने के दौरान भारतीय नौसेना के लिए देश के निर्मित पायलट रहित ड्रोन का अनावरण किया। वरुण ड्रोन पूरी तरह परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना इसे युद्धपोतों पर प्रयोग करेगी। इसके बाद यह इंसानों को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस वरुण ड्रोन को एक स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियर्स के निर्माताओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। वरुण ड्रोन एक बार में उड़ान भर करके 25 किलोमीटर तक जा सकता है और इस ड्रोन में 130 किलो तक का सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। डीआरडीओ और नेवी द्वारा VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 23 अगस्त 2022 को ओडिशा तट पर एकीकृत परीक्षण ITR चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर से युक्त मिसाइल उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और परीक्षण लॉन्च के दौरान उड़ान पथ और वाहन प्रदर्शन मापदंडों की निगरानी उड़ान डेटा का उपयोग करने की गई थी, जिसे रडार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे विभिन्न रेंज उपकरण द्वारा कैप्चर किया गया था। मध्यम रेंज की अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण। भारत के डीआरडीओ ने सेना की सामरिक बल कमांड के निरीक्षण में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का एक सफल परीक्षण उड़ीसा तट पर किया। 6 जून 2022 को परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम इसकी जो रेंज है वह 4000 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण। भारत के डीआरडीओ ने उड़ीसा में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रात्रि में 15 जून 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल के पहले भी अनेक परीक्षण किए जा चुके हैं, किंतु ये सभी परीक्षण प्रातः, दोपहर और सायंकाल में किए गए। पहला है अवसर है जब रात्रि में इसका परीक्षण किया गया और यह जो इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। डीआरडीओ द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण। डीआरडीओ ने एक और बड़ी उपलब्धि उस समय प्राप्त की जब स्वदेश निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे अभ्यास नाम दिया गया है, इसका सफल परीक्षण ओडिशा तट पर किया 29 जून 2022 को।
कमला देवी फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किया गया है 2 मई 2022 को। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ क्षेत्र में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के सम्मान में कमला देवी नामक फास्ट पेट्रोल वेसल यार्ड 2118 का शुभारंभ किया है। यह स्वदेशी रूप से भारतीय तटरक्षक बल के लिए टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मिलकर के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के पोत-रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के पोत-रोधी संस्करण का संयुक्त रूप से 27 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अंडमान निकोबार कमान की ओर से किए गए ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल को पूर्व समुद्र तट पर एक सुखोई 3A फाइटर जेट MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ICGS सक्षम को मिला कमीशन। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 16 मार्च 2022 को गोवा में 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स श्रेणी की श्रृंखला में 5वें भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सक्षम को कमीशन प्रदान किया। इस 105 मीटर OPV को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, यह नवीनतम जो पुस्तकें हैं, ये वाला पोर्शन, फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइजिंग इज ए ग्लोबल सुपर पावर। इसकी रचना किसने की है? डॉक्टर बिमल जालान द्वारा। विनिंग द इनर टेबल, पूर्व क्रिकेटर शेन वाटसन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनकी बुक का नाम है। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री किताब के रचयिता ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबैग हैं। फिट एट एनी एज लॉन्च, इसके लेखक हैं एयर मार्शल पीली अय्यर। सुल्तान ए संस्मरण, इसकी रचना पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम की आत्मकथा है, सुल्तान ए संस्मरण। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियाज हिस्ट्री, इसके लेखक है विक्रम संपत। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा, सेहान करुणा तिलक। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान को उनकी इस पुस्तक के लिए 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। अंबेडकर ए लाइफ, इसकी रचना की है शशि थरूर ने। द लाइट वी कैरी पुस्तक की रचना की है मिशेल ओबामा ने। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया। इस पुस्तक का उद्देश्य प्राचीन काल से भारत के लोकतंत्र लोकाचार को प्रदर्शित करना, जिसमें 30 विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए 30 लेख हैं। और लेखकों में प्रसिद्ध पुरातात्विद वसंत सिंधे, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव लोचन, जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिगर मोहम्मद, सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीनू पंत शामिल हैं। इस पुस्तक की शुरुआत दुनिया की सबसे पहली लोकतंत्र प्रणाली हड़प्पा सभ्यता के लेख से होती है। इस पुस्तक में 6 भाग हैं। पहला पुरातत्व साहित्य मुद्रा शास्त्र और पुरालेख से, दूसरा गढ़ महाजनपद राज्य से, तीसरा भक्ति और संप्रदाय से, लोकतांत्रिक परंपराओं की कल्पना से, चौथा जो है प्रजातांत्रिक वादों का प्रस्फुटन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म से, पांचवां लोकतंत्र जनजाति और खाप जो पंचायत है उससे, छठा है लोकतंत्र के लोकाचार का पता लगाना मानवता और उपनिवेशवाद से। नेक्स्ट इन लाइन पुस्तक की रचना की है जेफरी अर्चर ने। इट स्टार्ट्स विद अस की रचना की है कालिन हुवर ने। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, इसकी रचना की थी है इलैया राजा ने। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, इसकी रचना अभिनव चंद्रचूड़ ने की है। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हेराइजीज राजीव भाटिया ने। द 100 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग ने। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी थॉमस मैथ्यू ने इसकी रचना की है। रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, इसकी रचना की है वान की मून ने। ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 पूर्व केंद्रीय मंत्री वरुण जेटली के चयनित लेखों का संकलन है। द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत। ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड दीप्ति नवल। लीडरशिप 6 स्टडीज 1 वर्ल्ड स्ट्रेटजी हेनरी किसिंजर। नो स्पिन स्व सेनवान और मार्क निकोलस।
मार्क निकोलस, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल, दिलीप कुमार इन द शैडो, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, फैसल फारूकी, फ्री फॉल, माई एक्सपीरियंस विद लिविंग, क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई ने इसकी रचना की है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री, इसकी रचना की है पुलापर बाला कृष्णन ने। इंडियाज बैकिंग इन रोट्रोस्पेक्टर 75 ईयर, रोट्रोस्पेक्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आरबीआई के आर्थिक नीति अनुसंधान विभाग के निदेशक डॉक्टर आशुतोष दारावीकर ने इसकी रचना की है। ए प्लेस कॉल्ड होम, इसकी रचना की है प्रीति सिनॉय ने। स्टेट ऑफ टेरर, हिलेरी रोधम, क्विंटल व लुइस पैनी ने इसकी रचना की है। संजीव कुमार, द एक्टर वी ऑल लव्ड, रीता रामामूर्ति गुप्ता और उदय जरीवाला ने इसकी रचना की है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, इसकी रचना या ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर आत्मकथा, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने इसकी रचना की है। रजनी के मंत्र, लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार, पीसी बाला सुब्रमण्यम ने इसकी रचना की है। बिल पावर, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडिया वुमेन हॉकी, इसकी रचना की पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच सोजर्ड मरीन ने। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय ने इसकी रचना की है। चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग, इसकी रचना फ्रांसीसी पत्रकार रोजर फिलिंगट और नताशा लेहर ने की है। ममता बियॉन्ड 21, ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल इसकी रचना किए हैं। रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, इसकी रचना गुडप्पा रंगनाथन विश्वनाथन और आर कौशिक ने की है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड, उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भाई या एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर, इसकी रचना की है शांतनु गुप्ता ने। ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल, अमिताभ कुमार। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, अभिनव चंद्रचूड़। लीडर पॉलिटिशियंस की रचना की है रशीद किदवई ने। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन सारा जो भी पोर्शन है सबको एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो एक वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका सारा पोर्शन जो है वह कवर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।